नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एक्सपीरियंस विद अनुज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो अंग्रेज़ी भाषा को सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में लगभग 10 से 12 इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताता हूँ जिन्हें सीखकर आप भी अपने इंग्लिश वोकैबुलरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे फर्स्ट ब्लॉग को पहले देख लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य पता लग सके और फिर आप मेरे किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब लेसन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू किया जाए। दोस्तों, हमारा आज का फर्स्ट लेटर है आर। नाउन है और यह एब्रिविएशन भी है। उच्चारण है आर। आर एज अ नाउन, अगर नाउन संज्ञा के रूप में आप बात करें तो यह द इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यह 18th लेटर है। आई मीन द 18th लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेज़ी वर्णमाला का 18वां अक्षर। तो यह आर नाउन के रूप में है और एब्रिविएशन यानी संक्षिप्ति के रूप में यह आर रिवर को शो करता है, रिवर को इंडिकेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं रिवर आर यमुना, आर यमुना, अर्थात यमुना नदी, रिवर यमुना। तो आप शॉर्ट में रिवर को आर से भी इंडिकेट कर सकते हैं क्योंकि आर एब्रिविएशन है रिवर का भी। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है रैबाई। यह नाउन है, काउंटेबल है अर्थात जिसे गिना जा सकता है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है रैबाइस। रैबाइस हिंदी में कहें तो रब्बी अर्थात यहूदियों का धार्मिक गुरु। आई मीन अ जेविश रिलीजियस लीडर एंड टीचर ऑफ जेविश लॉ, यानी यहूदियों का धार्मिक गुरु। इन्हें हम रैबाई कहते हैं और हिंदी में रब्बी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैक्रिन। सैक्रिन नाउन है, अनकाउंटेबल है यानी जिसे गिना नहीं जा सकता। मीनिंग है अ वेरी स्वीट केमिकल सब्सटेंस दैट यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ शुगर, अर्थात एक बहुत ही मीठा रासायनिक पदार्थ जिसे आप चीनी के बदले प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य रूप से जो हम चीनी यूज़ करते हैं शुगर, उसके बदले आप सैक्रिन का यूज कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत मीठा होता है। तो इसे हम सैक्रिन कहते हैं। इंग्लिश में सैक्रिन, हिंदी में सैक्रिन, यहाँ पे आपको जोड़ देना है। तो यह सैक्रिन है। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है सैशे। यह नाउन है, काउंटेबल है। मीनिंग है अ स्मॉल प्लास्टिक और पेपर पैकेट दैट कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड और पाउडर। कहने का अर्थ यह है कि प्लास्टिक या कागज़ का छोटा पैकेट जिसमें थोड़ी मात्रा में कोई द्रव या पाउडर भरा हो। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं अ सैशे ऑफ शैम्पू, अ सैशे ऑफ शुगर, अ सैशे ऑफ कॉफ़ी। सो छोटा पैकेट आप जनरली जो दुकान से खरीदते होंगे या कोई चीज़ ऐसी खरीदते हैं जो छोटे पैकेट में आता है, वो पाउडर के रूप में हो या कुछ भी लिक्विड हो, कुछ भी, तो वह सैशे कहलाता है। तो अब आप समझ गए कि उस तरह के छोटे पैकेट को क्या कहते हैं, सैशे कहते हैं। वो जो शैम्पू आप लेते हैं वो एक तरह से सैशे ही है, पर उसमें शैम्पू है इसलिए हम उसे सैशे ऑफ शैम्पू कहते हैं। उसमें कुछ और होगा तो अब अ सैशे ऑफ समथिंग, अ सैशे ऑफ समथिंग समथिंग एल्स, जो भी हो, तो उसे हम सैशे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेबल क्लॉथ। नाउन है, काउंटेबल है। अ पीस ऑफ क्लॉथ दैट यू यूज फॉर कवरिंग ए टेबल। दोस्तों, आप टेबल क्लॉथ, इस वर्ड को तो आप जनरली सुनते होंगे अपने आम जीवन में, पर मैं इस वर्ड को यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं जनरली यह लोग नहीं जानते हैं। वह समझते हैं कि टेबल क्लॉथ हिंदी में भी टेबल क्लॉथ ही कहलाता है, यानी वह कपड़ा जो आप टेबल को ढकने के लिए प्रयोग करते हैं वो टेबल क्लॉथ, पर हिंदी में इसे कहते हैं मेज पोश। इसे मेज पोश कहा जाता है, हिंदी में मेज पोश, मेज, इसे हिंदी में मेज पोश कहा जाता है। तो आप इसे न भूलें, टेबल क्लॉथ यानी मेज पोश। बढ़ते हैं अगले वर्ड पर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेबल मैनर्स। टेबल से ही रिलेटेड वर्ड है इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इस बारे में बता ही दूँ। तो यह वर्ड है टेबल मैनर्स। यह नाउन है और यह प्लूरल फॉर्म में ही होता है।
मीनिंग है बिहेवियर वाइल यू आर हैविंग अ मील विद अदर पीपल एट टेबल। अर्थात जब आप दूसरे लोगों के साथ मेज़ पर भोजन कर रहे होते हैं तो उस समय जो पालन योग्य आचार विचार है उसे ही हम टेबल मैनर्स कहते हैं। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं और बहुत जगह आपको यह चीज़ देखने को मिलेगी कि जब लोग एक साथ खाते हैं टेबल पर तो उनमें से कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं उठता है जब तक कि सभी व्यक्ति अपना अपना भोजन ख़त्म नहीं कर लेते हैं, पूर्ण रूप से खा नहीं लेते हैं, कम्प्लीटली फिनिश नहीं कर लेते हैं। तो यही है टेबल मैनर। भले ही कोई भी व्यक्ति पहले खा ले बाद में खा ले, वह पहले ही अपना भोजन ख़त्म कर चुका है, पर वह उठता तभी है जब सभी व्यक्ति भोजन को ख़त्म कर लेते हैं। तो एक साथ बैठना, भोजन करना और फिर एक साथ उठना, यही है टेबल मैनर जिसे कि सही माना जाता है। हो सकता है कि ऐसा आपके घर में भी यह नियम लागू हो, ऐसा मेरे घर में भी यह नियम है। हम लोग एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ उठना और फिनिश होने के बाद ही सभी एक साथ उठते हैं। तो टेबल मैनर्स का पालन बहुत से घरों में किया जाता है और मुख्य रूप से यह उत्तर भारत में भी देखने को मिलती है और यह मैनर्स बहुत से फैमिली में विद्यमान है, अभी भी विद्यमान है। लोग यह मानते हैं और इसे मानना भी चाहिए। एक तरह से कहा जाए तो अगर आप यह मानते हैं तो यह आपके परिवार में एक तरह से परस्पर आपस में प्रेम दिखाने का भी एक संकेतक है। यह संकेत देता है कि अगर आप टेबल मैनर फॉलो करते हैं, इसका मतलब है कि आपके परिवार में आपसी प्रेम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यह वर्ड अब आप समझ गए होंगे कि टेबल मैनर क्या है। बढ़ते हैं अगले वर्ड पर। दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है अडर। यह नाउन है, काउंटेबल है। अडर यानी गाय आदि के थन, यानी द पार्ट ऑफ अ फीमेल काउ एट्सेट्रा दैट हैंग्स अंडर इट्स बॉडी एंड प्रोड्यूसेस मिल्क। यानी गाय का वह भाग जो अंदर की ओर लटकता है और जो दूध देता है, उसे हम थन कहते हैं। गाय का थन, बफेलो यानी भैंस, उसके लिए भी अडर ही होगा, अडर। सो इस तरह के एनिमल्स जो पार्ट दूध देने का काम करता है, जिस पार्ट से हमें दूध मिलता है, तो वह थन कहलाता है, तो उसे हम अडर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है UGH, आ। इसे हम आघा नहीं पढ़ेंगे, इसका उच्चारण है आ। यह एक्सक्लामेशन है। एक्सक्लामेशन अर्थात भावावेश में जो उद्गार हमारे मुंह से निकलता है उसे ही हम एक्सक्लामेशन कहते हैं। Used in writing to express the sound that you make when you think something is disgusting। यह लिखने में प्रयोग किया जाता है to express the sound, उस भावना, उस आवाज़ को व्यक्त करने के लिए जो आपके मुंह से निकलता है जब आप समझते हैं कि कोई चीज़ काफ़ी डिस्गस्टिंग है, काफ़ी घृणास्पद है, घृणित है, और आपके मुंह से उफ निकल जाता है या छी तौबा तौबा, कुछ इस तरह की आवाज़ निकलती है कि कितनी बुरी चीज़ है, उफ मुझे परेशान मत करो। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो उससे हम इंग्लिश में आ, यह एक्सक्लामेशन है, इसे आ कहते हैं। आपने अगर आ कहा, इसका अर्थ आप परेशान हो रहे हैं या आप किसी चीज़ से घृणा कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ आप देख रहे हैं जो घृणास्पद है, तो वह आ से संबोधित होता है, वह आ से व्यक्त किया जाता है। तो अब आप समझ गए हैं, अडर और आ दोनों समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है जिसे कि मैं एक लेटर के रूप में दिखाना चाहता हूँ, वह है वी। यह नाउन भी है, एब्रिविएशन भी है। अब नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर, यानी द 22nd लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वह नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में यह अर्थ होता है अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर। अब एब्रिविएशन, संक्षिप्ति के रूप में आप देख ले कि किस किस को यह दर्शाता है। सबसे पहले वी, जो कि वर्सेस, VERSUS, वर्सेस, जिसे लोग प्रायः गलत रूप में उच्चारण करते हैं वर्सेज, तो वर्सेस बोलते हैं, जो कि गलत उच्चारण है। इसका सही उच्चारण है वर्सेस। मैं लिख देता हूँ ताकि आप भी अब से गलती ना करें। वर्सेस, वर्सेस
अगेंस्ट यानी बनाम, हिंदी में कहे तो बनाम, हिंदी में अगर कहा जाए तो बनाम या के विरुद्ध। उदाहरण के लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो यह वर्सेस बनाम विरुद्ध शो करता है। जब भी आप कोई क्रिकेट मैच देखते हैं या हॉकी मैच या फुटबॉल कुछ इस तरह का, तो वह वर्सेस शो करता है। वर्सेस वी से भी शो होता है सिंगल लेटर से, और वी एस से भी शो करता है। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि वी नहीं वी एस होगा। दोनों ही स्थिति में दोनों भी स्थितियाँ आती हैं और दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं वर्सेस के लिए। नेक्स्ट है वी वोल्ट, यानी विद्युत धारा। आप जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट तो उसमें वी वोल्ट को शो करता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं 5 वोल्ट बैटरी, 5 वोल्ट बैटरी यानी एक 5 वोल्ट की बैटरी, यह वोल्ट शो करता है। नेक्स्ट वी शो करता है वर्स अर्थात पद्य। कविताएं जो लिखी जाती हैं वह पद्य में भी लिखी जाती हैं, पद्य के रूप में होती हैं, और कहानियाँ जो लिखी जाती हैं वो गद्य के रूप में होती हैं। तो आपने भी गद्य और पद्य संग्रह इस तरह से सुना होगा, कभी ना कभी जरूर ही सुना होगा। तो यह वर्स, वी वर्स यानी पद्य को भी शो करती है। अब वी जिसका एक चौथा यूज़ यह भी है, यह इनफॉर्मली, नॉट फॉर्मली, इनफॉर्मली यूज़ होता है वेरी के रूप में अर्थात बहुत के रूप में। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं वी गुड अर्थात वेरी गुड, वेरी गुड। तो यह इनफॉर्मल है, फॉर्मली नहीं है। आप इसे किसी लेटर में नहीं लिख सकते हैं, किसी फॉर्मल डॉक्यूमेंट में नहीं, किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं, वहाँ यह गलत माना जाएगा। वहाँ आप वेरी ही लिखेंगे, वी गुड नहीं लिखेंगे। पर इनफॉर्मली आप लिख सकते हैं, आप अपने दोस्तों से चैटिंग करते वक्त या जहाँ भी ऑफिशियल इम्पोर्टेंस ना हो उस ऐसी स्थिति में आप वी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एक सिंगल वी के कितने प्रयोग हैं, 5 प्रयोग हैं, 4 प्रयोग ये और प्लस एक नाउन के रूप में, यह 5 प्रयोग है। तो एक लेटर जिस पर कोई गौर नहीं करता उसके इतने सारे प्रयोग हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं और बताना चाहूँगा कि इसका उच्चारण वी होता है, भी नहीं होता है। बहुत से लोग इसे गलतीवश भी बोलते हैं, जो कि वेरी गुड, यह बहुत ही गलत है। भी नहीं होता है, वी होता है। भी के लिए BHEE या BHI भी, स्थिति जो भी हो इन दोनों में से कोई एक प्रयोग होगा, पर यह वी होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह की गलती नहीं करते होंगे, और या अगर जाने अनजाने में आपसे इस तरह की गलती आपसे भी हो जा रही है या होती है, तो अब से आप नहीं करेंगे, इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे। क्योंकि आप जब सीखते हैं तो सीखना ही मुख्य उद्देश्य है। अगर आप सीख कर आगे बढ़ते हैं, अपनी पिछली गलतियों को नहीं दोहराते हैं, तो यही तो वास्तविकता में सीखना है। सीखने का अर्थ यही है कि अपनी गलतियों को सुधारना और नई चीज़ें सीखना। तो यही है, इस चीज़ों पर आप गौर करें। तो अब आप समझ गए कि वी के कितने प्रयोग हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। दोस्तों, हमारा अगला और आज का अंतिम वर्ड है वैक्सीनेट। यह वर्ब है, ट्रांजिटिव है। वैक्सीनेट अर्थात टीकाकरण करना। अब टीकाकरण क्या होता है? तो टीकाकरण है टीका लगाकर यानी इंजेक्शन लगाकर किसी व्यक्ति या पशु को रोग से जब सुरक्षित करते हैं या रोग से सुरक्षित किया जाता है तो वह टीकाकरण कहलाता है। तो इसे ही हम टीकाकरण कहते हैं। और वैक्सीनेशन नाउन के रूप में हम उसे वैक्सीनेशन टीकाकरण कहते हैं। एज ए वर्ब टीकाकरण करना। तो अब आप समझ गए हैं कि वैक्सीनेट का अर्थ क्या होता है। जब आप इंजेक्शन देते हैं और यह आपको किसी भयानक रोग, खतरनाक रोग से आपको यह बचाता है, बचाव करता है, सुरक्षित करता है, तो वही है वैक्सीनेट करना। वैक्सीनेट होना यानी टीकाकरण करना, वैक्सीनेशन टीकाकरण। जैसे सरकार की ओर से पोलियो के लिए पोलियो टीकाकरण अभियान जारी किया गया था। पोलियो के लिए टीका
दिया जाता था, इंजेक्शन दिया जाता था। खैर इंजेक्शन विशेष रूप से तो नहीं दिया जाता था, क्योंकि बूंद के ही माध्यम से बच्चों को दे दिया जाता था, ड्रॉप के माध्यम से। पर कहीं कहीं पर जब स्थिति भयावह हो जाती है तो टीकाकरण की भी स्थिति हो जाती है। कई ऐसे रोगों में टीकाकरण करना अनिवार्य हो जाता है, यानी वैक्सीनेट करना अनिवार्य हो जाता है। तो अब आप समझ गए हैं वैक्सीनेट टीकाकरण करना, वैक्सीनेशन टीकाकरण क्या होता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने उन मित्रों के साथ, उन दोस्तों के साथ, अब उन रिश्तेदारों के साथ चैनल को साझा करें, वीडियो को शेयर करें, जो कि आपकी ही तरह अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो आप उनकी ज़रूर मदद करें, क्योंकि मदद करने से ही, विद्या को बांटने से ही, ज्ञान को बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो आप कितना भी बांटेंगे तो यह घटेगा नहीं, यह बढ़ेगा ही। तो आप प्लीज़ उनकी भी मदद करें, और कुछ यही कारण है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपकी मदद करता हूँ, आपको वर्ड्स के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।